हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर ज्योत्सना आज आपको एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसमें हमारे सिंथेसिस के जो डीपीपी से रिलेटेड क्वेश्चंस है उसको अपने यहाँ सॉल्व करेंगे, जो कि जनरली बच्चों की प्रॉब्लम हुआ करती है। ठीक है, तो सिंथेसिस यूट्यूब में स्टूडेंट्स का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। चलते हैं, अपने शुरू करते हैं टॉपिक की ओर। ये देखिएगा, हमारे आज का टॉपिक कौन सा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की आप डीपीपी खोल के बैठ सकते हैं और उसके बारे में जो जो क्वेश्चन प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी बात करते हैं। तो ये देखिएगा हमारा डीपीपी फर्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, तो उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। हमने बिल्कुल एकदम एट प्रेजेंट लिख रखा है कि ये क्वेश्चन किस डीपीपी का है और कौन से नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्लोन इज द प्रोडक्ट ऑफ। अब देखो, आपको पता है क्लोन का मतलब ही क्या हो गया? जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली अपने पेरेंट के ठीक आइडेंटिकल होता है तो उसको हम क्लोन कहते हैं। इट मीन्स यहाँ वेरिएशन नहीं आनी चाहिए। और वेरिएशन किसके थ्रू आती है बच्चे? आपको पता है, या तो मियोसिस के थ्रू आती है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होता है जिससे रिकॉम्बिनेशन होता है। एंड देन दूसरा कौन सा आता है? गैमेटिक फ्यूजन से आता है। गैमेटिक फ्यूजन से आता है और ये दोनों ही यहाँ नहीं होते हैं। इट मीन्स क्लोन किसका प्रोडक्ट होगा? सेक्सुअल तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब दूसरा प्रोसेस क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखते हैं अपने ऑप्शन में। तो ये कह रहा है क्लोन उत्पाद है। क्लोन उत्पाद है। पहला सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हमने कहा नहीं, तो इसको क्रॉस। ठीक है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल, तो फिर हम थोड़ी कह सकते हैं, सेक्सुअल तो आ ही गया ना, तो इसलिए हम इसको भी क्रॉस करेंगे। फिर एम्फीमिक्सिस। देखो एम्फी का मतलब पता है? मेल गैमेट क्रॉस फीमेल गैमेट, उसको हम कहते हैं एम्फीमिक्सिस, यानी उसकी क्रॉसिंग होना। ये दो वर्ड आपको पता है शायद। एक हम बोलते हैं, देखो बच्चे, एपोमिक्सिस है ना, एक हम एपोमिक्सिस बोलते हैं और एक एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो एपोमिक्सिस में तो जो है मिक्सिंग ऑफ गैमेट नहीं होते, जबकि इसमें मिक्सिंग ऑफ गैमेट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं, है ना। तो इसका मतलब एम्फीमिक्सिस भी नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 4th। आंसर नंबर क्या हो गया हमारा? 4th। ओके, देन क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11। किसका है? डीपीपी फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। क्या कहना चाह रहा है ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो, हमेशा ध्यान रखेंगे पहले क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन सा कथन सही है ना। करेक्ट पूछ रहा है तो सही है, इस पे हमेशा अंडरलाइन लगाएंगे जिससे कि आपकी गलतियां ना हो। तो क्वेश्चन कह रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज इलाबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू सेक्सुअल। देखो, ये गलत बोल रहा है। क्या कह रहा है? अलैंगिक जनन विस्तृत, जटिल, धीमा प्रक्रम है लैंगिक की तुलना में ना। ये तो गलत बात है ना। जबकि क्या है? लैंगिक जनन जो है वो जटिल, धीमा है ना। कौन सा? जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस का करेक्टर है। इसका मतलब ये तो पूछ क्या रहा है? करेक्ट। तो ये क्या है? गलत। ठीक है, अब आता है कॉकरोच इज बाईसेक्सुअल ना। कॉकरोच तो पता है आपको, मेल अलग होता है ना, और फीमेल अलग होता है। तो ये तो वैसे भी डायोसियस है, तो बाईसेक्सुअल होने का तो हिसाब ही नहीं। तो चलिएगा, इसको भी क्रॉस कीजिए, है ना। फिर आता है स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी फ्लावर एवरी ईयर। ये कह रहा है कि स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी प्रत्येक जून में ना, प्रत्येक जून में थोड़ी होते हैं, 12 साल बाद आते हैं ना। तो ये 12 साल बाद आते हैं, इसका मतलब ये भी नहीं। अब आता है डेट पाम एंड पपैया, है ना, खजूर और पपीता। ठीक है, ये डायोसियस है, आपको पता है। इसका क्या होता है? मेल प्लांट अलग और फीमेल प्लांट अलग होता है। तो एक वर्ड क्या होता है बच्चे? डायोसियस, है ना, और दूसरा वर्ड क्या होता है? मोनोशियस। मोनोशियस, है ना। तो डायोसियस माने ट्रिक से क्या याद करते हैं हमने? 2 ईश्वर, है ना, यानी जब मेल और फीमेल, है ना, जब मेल और फीमेल अलग अलग हो तो इसको डायोसियस वर्ड देते हैं। और मोनोशियस माने एक ईश्वर, ट्रिक बोल रही हूँ मैं, है ना।
तो एक ईश्वर यानी पेरेंट एक ही होगा, है ना, एक ही इंडिविजुअल, है ना, और उसी इंडिविजुअल में मेल कैरेक्टर भी होंगे और फीमेल कैरेक्टर भी होंगे। इट मीन्स डैट पाम वाला सही। खजूर और पपीता कैसे हैं? एक लिंगी, वास्तव में इसको पूरे को वर्ड बोलते हैं डायोसिस, है ना, इसको हम बोलते हैं एक लिंगाश्रयी। क्या बोलते हैं? एक लिंगाश्रयी कहते हैं। ओके, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिएगा, ये अभी डीपीपी फर्स्ट ही चल रहा है हमारा, डीपीपी फर्स्ट का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, हमने देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों दे रखे हैं, तो किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम शायद हो ही नहीं सकती, है ना। तो ये क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट शो, थोड़ा ध्यान रखना, डू नॉट शो, है ना, क्लियर कट वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव एंड सेनिसेंट फेस, है ना, कौन स्पष्ट रूप से कायिक जीर्ण अवस्था ये प्रदर्शित नहीं करता है। बात को ध्यान से रखेंगे, ठीक है। तो देखो बात ये है कि जैसे मैं कहूँ, एक एग्जाम्पल लेती हूँ ग्रास का, है ना, जैसे मान लिया वीट का लिया, राइस का लिया, आप देखते हो कि जैसे वीट का प्लांट लेती हूँ मैं, तो क्या होता है, इसको हम जो है अक्टूबर नवंबर के नज़दीक हम बुआई करते हैं इसकी, है ना, फिर दिसंबर 1 तक ये पूरा प्लांट वेजिटेटिव फेज आ जाता है, फिर जनवरी फरवरी के बीच में इसमें फ्लावर आते हैं, एंड देन मार्च अप्रैल में क्या होता है, फ्रूट आ जाता है, तो फिर अपने वो गेहूं की कटाई करते हैं ना। तो अब देखो वो जो सीड को अपने बरेड किया था सॉइल में, उससे लेकर ये जो प्लांट हुआ तैयार पूरा, वो तो वेजिटेटिव फेज हुई। फिर वेजिटेटिव फेज खत्म होती क्या हो गई, फ्लावर डेवलप हो गए, और फ्लावर में फिर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ तो फ्रूटिंग हो गई, एंड देन क्या होता है, फ्रूट जैसे ही बाहर निकले प्लांट की डेथ हो जाती है। तो इसका मतलब वेजिटेटिव फेज, ये भी तो क्या कह रहा है, इसने क्या बोला कि कायिक और जो है, देखो ये देखो क्लियर कट वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज एंड सेनिसेंस, है ना। तो कायिक जनन दोनों अलग है, ठीक है, कायिक अवस्था, जनन अवस्था और जीर्ण अवस्था, है ना, ये प्रदर्शित नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा, एनुअल तो प्रदर्शित करता है, बाइनियल भी प्रदर्शित करता है, 1 वर्षीय और द्विवर्षीय जो जीव होते हैं उनमें तो ये स्पष्ट स्थितियां होती है, लेकिन पेरिनियल, देखो एक नीम का उदाहरण लेते हैं। अब नीम का उदाहरण क्या किया, अपने बीज को बोआ ना, तो नीम को है 12-15 साल तक तो वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा, ठीक है, तो वो तो होगी इसकी कौन सी अवस्था, ये कायिक अवस्था, देखो ये वाली अवस्था हो गई, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, बाद में फ्लावरिंग शुरू हो गई, इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हो गया। अब क्या हुआ, फ्लावर एक बार हुए, फिर हर सीजन बाद फ्लावरिंग आएगी, हर सीजन बाद फ्लावरिंग होगी। सेनिसेंट कहाँ हुआ, सेनिसेंट तो पता ही नहीं लगा, है ना। तो अब रिप्रोडक्टिव स्टेज भी लगातार चल रही है, तो उस स्थिति को अपन ने क्या किया, मैच्योरिटी फेज कह दिया। और सेनिसेंट क्या होता है, धीरे धीरे कुछ पत्तियाँ, कुछ जो ट्विग, है ना, उसकी जो बेल वगैरह उसकी मतलब ब्रांचेज है वो झड़ के नीचे गिरती रहती है, या प्लांट का कोई भाग डैमेज होता रहता है, लेकिन नया भी बनता रहता है। इसका मतलब हम वहाँ वेजिटेटिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सेनिसेंट फेज में कोई अंतर नहीं कर सकते। तो आंसर क्या हुआ, देखो हमारा पेरिनियल, है ना, तो इसने डू नॉट शो है। एनुअल में तो हम कर सकते हैं, बाइनियल में हम कर सकते हैं, तो हम किस में नहीं कर सकते, पेरिनियल में। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या हुआ, पेरिनियल। पेरिनियल माने बहुवर्षीय पादप, यानी जिसका जीवन काल जो है 2 वर्ष से अधिक हो। ओके, चलेगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है हमारे पास, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 15, है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट एक्सहिबिट अनयूजुअल फ्लावरिंग, है ना, असामान्य पुष्पन। असामान्य पुष्पन का मतलब क्या कहना चाह रहा है, जैसे 1 वर्षीय पादप है, वो 3, 4 या 5 महीने बाद अपनी वेजिटेटिव फेज पूरा किया ना, उसके बाद फ्लावरिंग हुई, एंड देन फ्रूटिंग एंड डेथ, ये उसकी नॉर्मल कंडीशन है। बाइनियल प्लांट है तो 1 साल वेजिटेटिव फेज, फिर फ्लावरिंग, फिर फ्रूटिंग देन डेथ। और पेरिनियल है तो एक निश्चित टाइम तक 12-15 साल 20 साल जो भी है वेजिटेटिव फेज पूरा किया, फिर हर साल फ्लावरिंग हुई। या तो कंटिन्यूस होगी तो कंटिन्यूस ब्रीडर, और या फिर सीजनल ब्रीडर तो एक सीजन में होगी। लेकिन यहाँ पता है क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है कि 12 साल बाद फ्लावरिंग हुई, है ना। जैसे मान लिया बैम्बूज है,
उसमें 50 या 100 साल बाद फ्लावरिंग हुई और एक्सेस में फ्लावरिंग हुई एंड देन डेथ हो गई, उसकी डीके होकर डेथ हो गई। और ऐसे स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना है, उसमें भी क्या होता है 12 साल बाद फ्लावरिंग हुई, उसके बाद डेथ हो गई। तो ये क्या हो गई, असामान्य सी स्थिति हो गई है ना, एक सामान्य फ्लावरिंग वाली स्टेज होती नहीं है। तो ये यही पूछ रहा है कि कौन एक्सिबिट यानी कौन सा प्रदर्शित करता है असामान्य पुष्पन को, बैम्बूसा, है ना। क्योंकि ये तो देखो मैंगो और लीची तो सीजनल ब्रीडर है, ये मैंगो और मेज क्या हो गया, एनुअल प्लांट है ना। ऐसे ये भी एनुअल प्लांट है, लीची सीजनल है, ये भी सीजनल है, तो इनमें तो अनयूजुअल होती नहीं है। तो किस में होगी, बैम्बूस और स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना। नेक्स्ट आ जाओ, अगला क्वेश्चन है 18th। ये कह रहा है बर्ड इन कैपिटेटिव, कैपिटिविटी एक अलग से देखो ध्यान से रखना। ये कह रहा है पोल्ट्री फार्म में कैन बी मेड एग थ्रू आउट द ईयर, है ना। बर्ड इन कैपिटिविटी मतलब कि पोल्ट्री फार्म, अभी अगले बात करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। मेड बाई एग ले थ्रू आउट द ईयर, इन दिस केस एग लाइव। जो पोल्ट्री फार्म होता है, यहाँ पे कैपिटिविटी लिखा नहीं है, ये एक टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखेंगे। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को, इसमें पर्टिकुलर एनिमल की बात कर रहे हैं, है ना, एनिमल को स्पेशल फैसिलिटी करके और उसको ब्रीडिंग के लिए स्टिमुलेट किया जाए, या कह दीजिए कि ब्रीडिंग बिहेवियर देके ब्रीडिंग को मोटिवेट किया जाए, उसको अधिक प्रोडक्शन के लिए किया जाए, तैयारी की जाए, उसको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, तो वो जो टर्म आता है उसको क्या कहते हैं अपने, कैपिटिविटी। ओके, तो जो पोल्ट्री फार्म होते हैं उसमें क्या होती है, जो मुर्गियों को अंडे देने के लिए जो है स्टिमुलेट किया जाता है ना। तो ये कह रहा है पोल्ट्री फार्म में जो पूरे साल तक अंडे देते हैं मुर्गियाँ, वो वास्तव में क्या है, तो आपको पता है वो वास्तव में क्या है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वो क्या है, केवल कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए है ना। तो ये क्या कह रहा है, देखो, रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर ह्यूमन वेलफेयर। देखो रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन नहीं है, समझ में आ गया। क्योंकि हैन जो है वो कैसी है आपको पता होना चाहिए, वो सीजनल ब्रीडर है, वो कंटिन्यूस ब्रीडर नहीं है, समझ में आ गई। जबकि ये तो क्या कर रहा है, कंटिन्यूस ब्रीडर, यानी थ्रू आउट एग दे रहा है, इसका मतलब कंटिन्यूस ब्रीडर की बात कर रहा है। जबकि हैन क्या है, सीजनल ब्रीडर है, इसका मतलब ये एक्चुअल में रिप्रोडक्शन नहीं है, ये तो कमर्शियल पर्पज से एक्सप्लॉयट करा जा रहा है, ठीक है। तो ये रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन नहीं है। अब कह रहा है नाइदर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन एंड नॉर कमर्शियल, तो कमर्शियल तो है बट रिप्रोडक्शन नहीं है, इसलिए हम इसको भी गलत करेंगे। नॉट रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन बट कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ह्यूमन, ये बात एकदम सही है, क्योंकि रिप्रोडक्शन नहीं है बट कमर्शियल यूज है, तो ये सही है। फिर रिलेटेड टू रिप्रोडक्शन ना, ये तो है ही नहीं, है ना, तो ये भी गलत है। तो क्या समझ में आ गई, जनन से संबंधित नहीं है, व्यापारिक रूप से मानव लाभकारी। तो जनन से ये वाला हो गया, जनन से संबंधित और व्यापारिक दोनों नहीं है, ना तो जनन से, व्यापारिक से भी नहीं, तो ये भी नहीं है। जनन से संबंधित नहीं लेकिन व्यापारिक रूप से मानव के लिए लाभकारी। ओके, तो थर्ड आंसर हो गया। ओके, चलेगा अगला क्वेश्चन। अगला डीपीपी फर्स्ट का 20th नंबर क्वेश्चन है ना। ये पूछ रहा है कि सेनिसेंस यानी वृद्धावस्था के मापदंड क्या है ना, पैरामीटर ऑफ ओल्ड एजेस या सेनिसेंट। आपने पढ़ा है वेजिटेटिव फेज, देखो लाइफ स्पान क्या होती है, बर्थ से डेथ के बीच की स्टेज। तो बर्थ के बाद क्या होगी, वेजिटेटिव या जिसे जुवेनाइल फेज कहते हैं। एनिमल में जुवेनाइल कहते हैं जनरली, और प्लांट में वेजिटेटिव कहते हैं। फिर रिप्रोडक्टिव यानी वो मैच्योरिटी वाली फेज, एंड देन क्या होती है, सेनिसेंट होती है, या जिसे एनिमल साइंस में एजिंग कहते हैं। तो देखो जब रिप्रोडक्टिव फेज का एंड होता है तो बॉडी की मेटाबॉलिज्म में थोड़ा सा स्लो डाउन होने शुरू हो जाती है, तो जो हार्मोनल चेंज होते हैं और डिग्रेडेशन होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिक रेट कम होना शुरू हो जाती है, वही सेनिसेंस की स्टार्ट होती है। यानी रिप्रोडक्शन का तो एंड और डिटोरिएशन रेट की स्टार्टिंग इज द मार्क ऑफ सेनिसेंस और एजिंग। तो आइएगा ये क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है एंड ऑफ रिप्रोडक्शन फेज, चलो मान सकते हैं, ठीक है। फिर कंटामिनेटेड चेंज इन बॉडी, लाइक देखो अभी बोला था मैंने, आपको याद करो, मैंने कहा एंड ऑफ रिप्रोडक्शन, ये भी सेनिसेंट की शुरुआत है, जनन का अंत, है ना। फिर
कंटामिनेटेड चेंज इन बॉडी, क्या कहना चाह रहा है, मतलब मेटाबॉलिज्म का स्लो हो जाना, है ना। तो धीरे धीरे शारीरिक बदलाव जो आता है, उपापचय का धीमा होना। फिर फेलियर ऑफ मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, ये नहीं होता, है ना, ये थोड़ी होता है। ये तो कह रहा है कि उपापचय का नष्ट हो जाना, ना नष्ट थोड़ी, फिर तो मर जाएगा। मेटाबॉलिज्म बंद मतलब डेथ, है ना, जबकि ये सैनी सेंस की बात कर। इसका मतलब आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड सेकंड, ये दोनों सही हैं, है ना, और ये गलत है। ओके, चले हम आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये देखो, ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है बच्चों को, तो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या कहना चाह रहा है ना। ये क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द इवेंट ऑफ ए, है ना, ए बी सी डी और ई। ओके, अब मैं देखो ये क्या कह रहा है, वास्तव में ये कहना चाह रहा है कि जैसे मैं एक लाइफ साइकिल का हिसाब करूँ, यहाँ एक लाइफ साइकिल को शो कर रही हूँ, ठीक है। इस लाइफ साइकिल में मान लिया मैं 2 फेज करती हूँ, ठीक है। 2 फेज, जैसे मैं स्टार्ट यहाँ से करूँ, बाद में हम इस क्वेश्चन पर भी आएंगे, चिंता मत करो, है ना, क्वेश्चन पर भी आएंगे। आपको पता है सबसे पहले ये जैसे मैं कहती हूँ प्री रिप्रोडक्टिव फेज, और ये रिप्रोडक्टिव के हिसाब कर रहा है। तो अब आप देखो इसने क्या बोला, प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, प्री रिप्रोडक्टिव, प्री फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेज का। तो फर्टिलाइजेशन से पहले आपको पता है एक तो होता है गैमिट फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, गैमिटोजेनेसिस, ठीक है। और दूसरा इसके बाद क्या होता है बच्चे, गैमिट का ट्रांसफर होता है, गैमिट का ट्रांसफर होता है। और उसके बाद क्या होता है बच्चा, फर्टिलाइजेशन, है ना, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, और फिर क्या डेवलप होता है, एम्ब्रियो, इसका मतलब एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। लेकिन एम्ब्रियो से पहले ये क्या बनता है, जाइगोट। अब वापस एम्ब्रियो क्या करता है, न्यू वन डेवलप हो जाता है। याद आ गई लाइफ साइकिल, है ना। तो ये लाइफ साइकिल की ही एक स्टेज है और कुछ नहीं है। उसके बाद हम ऑप्शन पढ़ेंगे। देखो अब ये क्या कर रहा है, इसको तो ये फर्टिलाइजेशन बोल रहा है, इसको डायग्राम को गौर से देखना, ठीक है। और इस फर्टिलाइजेशन से पहले इधर वाले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट और इधर वाले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कह रहा है ना। तो अब देखो प्री फर्टिलाइजेशन से पहले क्या हो सकता है, गैमेटोजेनेसिस और फिर गैमेट ट्रांसफर, फिर ये क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन 2n हो गया, इसका मतलब ये जाइगोट हो गया। या ये कहो कि ये फर्टिलाइजेशन उसके बाद ये जाइगोट और फिर ये एम्ब्रियो। तो ये क्या हूँ मैं कह सकती हूँ, बाद में ऑप्शन को देखकर करेंगे, पहले अपने दिमाग में आंसर बनाइएगा। तो ये गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेट ट्रांसफर या पॉलिनेशन भी कह सकते हैं। ये क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन, फिर ये जाइगोट और फिर ये एम्ब्रियोजेनेसिस। तो आओ जरा देखो क्या कहता है, आइडेंटिफाई इवेंट ए बी डी सी डी ई, ठीक है। पहला ये कह रहा है गैमेट ट्रांसफर। देखो बेटा गैमेट ट्रांसफर पहले तो हो नहीं सकता, पहले तो गैमेटोजेनेसिस होगा। तो इसका मतलब ये वाला तो हिसाब ही गलत कर दो आप, है ना, क्योंकि बाद में गैमेटोजेनेसिस। अब देखो गैमेटोजेनेसिस और गैमेट ट्रांसफर ये हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। फिर गैमेटोजेनेसिस, जाइगोट और फिर गैमेट ट्रांसफर, देखो ये नहीं होता क्योंकि पहले ये होता है ना, तो इसको भी क्रॉस कर दो। फिर गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, एम्ब्रियोजेनेसिस और जाइगोट ना, ये पहले होता है, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस कर दो। अब टैली आ गया, पहला क्या हो गया हमारा, ये गैमेटोजेनेसिस हो गया, फिर ये गैमेट ट्रांसफर हो गया, है ना। फिर देखो सी तो लिखा हुआ है इसमें फर्टिलाइजेशन, डी क्या हो गया, जाइगोट हो गया, और ई क्या हो गया, एम्ब्रियोजेनेसिस हो गया। इसका मतलब ये क्या हो गया, आंसर सही। तो देखो सेकंड क्या कह रहा है, युग्मक जनन, है ना, पहला युग्मक जनन हुआ, फिर युग्मक का स्थानांतरण हुआ, फिर ये देखो फर्टिलाइजेशन तो हो ही गया है ना। सी नहीं, ये देखो यहाँ से थोड़ा गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है, सॉरी, ठीक है। ये युग्मक निर्माण कौन सा, देखो युग्मक जनन, ठीक है, फिर युग्मक निर्माण, युग्मनज निर्माण नहीं, क्या कह रहा है, युग्मक जनन, ठीक है, फिर युग्मनज निर्माण, बी युग्मनज निर्माण। ओहो, सेकंड सही किया था अपन, है ना। इसको सेकंड को देखेंगे आप, क्या कह रहा है ये, गैमेटोजेनेसिस, तो ये देखिएगा दूसरा युग्मक जनन, ठीक है, फिर गैमेट ट्रांसफर, युग्मक स्थानांतरण, फिर सी नहीं है बेटा, ये डी होगा यहाँ, इसलिए इसको गलत सही कर रही थी मैं, ठीक है। तो ये जाइगोट फॉर्मेशन और फिर ये क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो ये आप अपने डीपीपी में भी करेक्शन कर लेंगे, ओके, जरूर करेंगे अपने डीपीपी में करेक्शन, ठीक है। क्योंकि इसने क्या हुआ कि यहाँ सी तो इसने खुद ही दे रखा है कि ये तो फर्टिलाइजेशन है, तो इसको डीपीपी में करेक्शन करेंगे आप, ओके। देख लीजिएगा आप, इंग्लिश में सही है, इसीलिए हमने ये सेम
वही कॉपी उतारिए जो कि आपने डीपीपी में दे रखी है, तो इसको करेक्शन करेंगे। क्लियर फंडा? चलिएगा अगला क्वेश्चन है, डीपीपी सेकंड शुरू हो गया है हमारा, ये डीपीपी सेकंड शुरू हो गया है, ठीक है। तो डीपीपी सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पर अंडरलाइन मारेंगे, नॉट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स। वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कौन से होते हैं? वे स्ट्रक्चर जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन में काम आते हैं। अब चाहे वो रूट है, स्टेम है, लीफ है, फ्लोरल बड है, यानी जैसे बल्बिल वगैरह है, बल्ब है ना, जो भी हैं जो कि नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं, वे वेजिटेटिव स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट जनरेशन को डेवलप कर सकते हैं, यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में पार्ट लेते हैं, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स कहते हैं। ओके, अब देखो इसमें क्या आएगा, आप देखो ये कह रहा है विच इज नॉट वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स, नॉट को ध्यान रखना है, ठीक है। तो कायिक प्रवर्ध नहीं है। तो आइए राइजोम और शक्कर, ये तो आपको पता है प्रोपाग्यूल्स है ना। बल्बिल, लीफ बड, बल्ब, ये भी आपको पता है, ये हिस्सा लेते हैं ना पत्र प्रकली का। बल्बिल होती है ना, किसकी होती है? अगेव की, है ना, ये अगेव की होती है ना। पत्ती कलिकाएं किस में होती है बच्चे? ब्रायोफिल्लम में होती है ना, ब्रायोफिल्लम में, है ना। और ये क्या होती है? बल्ब, बल्ब किस में होता है बच्चे? आनियन में, है ना, प्याज में होता है, प्याज और लहसुन, तो उनमें होता है। अब आओ कंद, कंद किस में होता है? ट्यूबर किस में होता है? आलू में होता है, ठीक है। और फिर ऑफसेट भुस्तारिका किस में होती है? अपना पिस्टिया और कौन सा वाला याद नहीं आ रहा, कौन सा है, वाटर हाइसेंथ, ठीक है। पिस्टिया और वाटर हाइसेंथ वाला जो एग्जाम्पल दे रखा है ना। तो अब एंथ्रोजोइड, ये तो आपको पता है मेल गैमेट है, क्या है? मेल गैमेट्स है। तो ये तो किसमें हिस्सा लेते हैं बच्चे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले, तो इसका मतलब अपना नॉट वाला आंसर कौन सा हो गया? फोर्थ। कौन सा हो गया? फोर्थ आंसर। ओके, हाँ, यहाँ पे कौन सा होगा अपना? पिस्टिया एंड आइकॉर्निया, ठीक। चलिएगा अगला क्वेश्चन है अपना डीपीपी सेकंड का 14th नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो ये क्या कह रहा है, द साइट ऑफ ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट, नया प्लांटलेट कहाँ से, कौन से स्थान से शुरू होता है। ये चैप्टर वैसे बहुत इजी है, पर फिर भी बच्चे गलती कर देते हैं। वो गलती और कॉन्फिडेंस कह दीजिए, या ऐसी चीज़ों को थोड़ा सा गौर नहीं करना जिनको हमें मार्क करना होता है, ठीक है। नीट में हर चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए किसी भी चैप्टर को हल्का नहीं मानेंगे। ओके, चलते हैं हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो ये क्या कर रहा है, साइट ओरिजिन ऑफ न्यू प्लांटलेट किसमें? पोटैटो, डहेलिया, जिंजर, बनाना, ये सब के सब वेजिटेटिव प्रोपाग्यूल्स है ना। तो अब देखो इनमें क्या होगा, इंटरनोड से कभी ब्रांच नहीं निकलती। जैसे मैं ये कहूँ, मान लिया जैसे ये बनाना है, या जैसे मान लिया पोटैटो की बात करते हैं ना, तो पोटैटो की बात कर रहे हैं। पोटैटो में जो ये अपने आइज करते हैं ना, यहाँ से ये देखो एडवेंटिशियस बड निकलती है, ऐसे पता है आपको अच्छे से, एक्सिलरी बड है ना। तो ये एक्सिलरी बड निकलती है, तो है क्या ये सब के सब नोड हैं बच्चे, है ना, ये सब के सब नोड हैं, और ये इंटरनोड है, क्योंकि ये मॉडिफाइड स्टेम है ना। तो मॉडिफाइड स्टेम में क्या होंगी? इंटरनोड एंड नोड, और ब्रांच हमेशा नोड से निकलती है, यानी नया प्लांटलेट हमेशा किससे निकलेगा बच्चा? नोड से निकलेगा। ओके, तो आइएगा देखो, इंटरनोड ऑफ मॉडिफाइड, पहला फ्लोरल बड प्रेजेंट ऑन स्टेम, नहीं। इंटरनोड मॉडिफाइड, पहले इसको क्रॉस कर दे जाओ, क्रॉस कर दो। नोड ऑफ मॉडिफाइड स्टेम, हमेशा ध्यान रखना है, नई ब्रांच जो होती है वो किससे निकलती है? नोड से निकलती है। एडवेंटिशियस बड ना, एडवेंटिशियस बड से नहीं, तो अपने किससे निकलनी है? अच्छा, बड तो रूट में तो निकलती ही नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो तने के पुष्प से नहीं, रूपांतरित तने की गांठ, है ना। गांठ का मतलब क्या कहना चाह रहा है ये? नोड, ठीक है, जिसे हम संधि, पर्व संधि, है ना, पर्व, हिंदी में पर्व संधि भी कहते हैं इसे, ठीक है। चले हम आगे, अगला देखिएगा।
देखो ये क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ टैक्सा एग्जिबिटिंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, ड्रास्टिकली रिड्यूस, मतलब जैसे जैसे उच्च पादपों में जाते हैं अलैंगिक जन्म करने वाले टैक्सा तुलना में तेजी से घटते जाते हैं, है ना। तो ये जैसे जैसे हायर ऑर्गेनिज्म, मतलब कहने का मतलब क्या है, लोअर ऑर्गेनिज्म से हायर ऑर्गेनिज्म की तरफ जाने पर क्या होते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो कम होता जाएगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पैटर्न बढ़ता जाएगा। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण आपके सामने देखो, सीधा सीधा है। अगर आप एल्गी और एंजियोस्पर्म की तुलना करो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट की तुलना, ऐसे मान लिया एनिमल में प्रोटोजोआ और मैमल्स की तुलना करो, तो आपको खुद को समझ में आएगा कि एल्गी में जहाँ कोई स्ट्रक्चर था ही नहीं, जबकि आप एंजियोस्पर्म में जाओगे तो कौन सा स्ट्रक्चर होगा, इसके लिए फ्लावर होगा, है ना। और फ्लावर में आपको पता है एंथर होंगे, है ना। एंथर किससे बने, स्टेमन से, है ना। और स्टेमन पूरा की पूरा वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, जिसमें वो सेकंड चैप्टर हम पढ़ते हो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेल गैमेटोजेनेसिस सारा होता है ना। और ऐसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन, पिस्टिल, है ना। और पिस्टिल में आपको पता है वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होता है। तो ये जो फुली डेवलप्ड वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर हो गए, जो कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए, मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव के लिए ही डेवलप मॉडिफाइड हुए हैं। तो इसलिए आप याद करते हो ना कि फ्लावर इज ए मॉडिफाइड शूट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना। तो ये मॉडिफाइड हो चुका है। ऐसे ही मैमल्स है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग, तो टेस्टिस और ओवरी बन चुके हैं। तो एक तरफ तो अमीबा और एक तरफ ह्यूमन, तो एडवांस करेक्टर धीरे धीरे हायर की तरफ जाते हैं, तो एडवांस करेक्टर आते हैं और स्पेशल ऑर्गन बन जाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये क्या कह रहा है, एंजियोस्पर्म वर्टिब्रेट दोनों ही एक से अधिक जटिल संरचनात्मक संगठन है ना। तो ये कह रहा है कि एंजियोस्पर्म एंड वर्टिब्रेट हैव मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। सही बात है, जैसे एंजियोस्पर्म है तो इसमें क्या हो जाता है, फ्लावर डेवलप हो जाते हैं। वर्टिब्रेट जैसे कि मैमल्स है तो इसमें टेस्टिस और ओवरी डेवलप हो जाते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप हो जाता है। फिर दे हैव इवॉल्व्ड वेरी इफिशिएंट मैकेनिज्म, है ना। इनमें एक फिक्स जो है, जैसे यहाँ पे गैमेटोजेनेसिस, गैमेट ट्रांसफर, पॉलिनेशन, पोलन पिस्टल इंटरैक्शन, देन फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन में जाइगोट बनना, उसके बाद एम्ब्रियोजेनेसिस, एक कंप्लीट प्रोसेस होती है। तो इसका मतलब ये बातें दोनों ही सही हैं और इसी कारण से ये धीरे धीरे सेक्सुअल मोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, नेक्स्ट है अपना डीपीपी थर्ड स्टार्ट हो गई है, खोल लीजिएगा अपनी साथ में नोटबुक। तो ये कह रहा है इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस में होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन के लिए क्या ध्यान रखेंगे आपको, आपने देखो प्लांट में पढ़ा है, प्लांट में क्या पढ़ा आपने, एल्गी में मोस्ट ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। देखो आपको अच्छे से पता है फर्टिलाइजेशन के आपने टाइप पढ़े हैं, एक तो क्या है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा इंटरनल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन माने फर्टिलाइजेशन अकर आउटर टू किसमें, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर से बाहर हो तो वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर जैसे मैं मान लिया ब्रायोफाइटा का आर्चिगोनियम भी लेती हूँ, तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। यहाँ एग सेल, यहाँ वेंट्रिकल सेल, और ये नेक सेल, और ये कवर सेल, है ना। तो अब देखो मेरी बात सुनो, एंथ्रोजोइड आएंगे और एंथ्रोजोइड क्या होंगे, मूव होकर इसके अंदर एंटर करेंगे, ये सभी सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और एंथ्रोजोइड किससे फ्यूज हो जाएंगे, एग सेल से। यानी एग सेल और मेल गैमेट फ्यूज हुआ, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ। और फर्टिलाइजेशन किसके अंदर हुआ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जिसे यहाँ क्या कहा गया बच्चे, आर्चिगोनियम, है ना। तो इसके अंदर हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे हम, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जबकि एल्गी में ऐसा होता नहीं है, यूनिसेलुलर है, गैमेट्स बाहर आते हैं और वही पानी में फ्यूज हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ फंजाई, ये बात सही है। फिर रेप्टाइल और मैमल, इनमें भी इंटरनल होता है। ब्रायोटेरिडो, जिम्नो, एंजियो, इनमें भी इंटरनल होता है। तो ये सभी सही है ना। कवक में भी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, देखो ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी करना एकदम मस्ट है ना। तो उनमें भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, इनमें तो होता ही है। तो इसका मतलब क्या हो गया, फोर्थ आंसर हमारा सही हो गया। नेक्स्ट आइएगा हमारा डीपीपी सेकंड का ही, डीपीपी थर्ड का ही, कौन सा क्वेश्चन है, 6 नंबर। अब देखो ये मियोसिस कहाँ होता है।
मियोसिस में आपको अच्छे से पता है, पीछे भी हमारा एक क्वेश्चन आया था, मियोसिस और फर्टिलाइजेशन दोनों हो। हमने क्या किया बेटा, रिप्रोडक्शन के दो टाइप किए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो यूनिपेरेंटल हो, है ना, यूनिपेरेंटल हो यानी एक ही जनक हिस्सा लेता हो तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जो क्या हो, बाई पेरेंटल हो यानी दो जनक हिस्सा लेते हो तो उसे यानी कि मेल एंड फीमेल, इसमें आइदर मेल और फीमेल, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब देखो आपको अच्छे से पता है, फ्लावरिंग प्लांट भी पढ़ा है और ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी पढ़ा है। उसमें क्या पढ़ा, गैमेटोजेनेसिस के समय मियोसिस होता है ना, तो मेल फीमेल गैमेट बनेंगे उस समय मियोसिस होगा और बाद में फर्टिलाइजेशन होगा यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट होंगे। तो अब देखो ऑप्शन क्या कह रहा है, मियोसिस डज नॉट टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म शोइंग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बात तो सही है कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं उसमें ये नहीं पाया जाता। थोड़ा सा बात को गौर करेंगे फिर बात करेंगे। टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब चाहे हैप्लॉइड है जैसे डिप्लॉइड है, कोई भी हो, जैसे ब्रायोफाइट है वो हैप्लॉइड है लेकिन उसमें भी तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ना, और चाहे टेरिडोफाइट जिम्नोएंजिया डिप्लॉइड है तब भी उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। अब देखो टेक्स प्लेस इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, तो ये भी बात सही है। चाहे अगुणित जीव हो और चाहे द्विगुणित जीव हो, जिनमें लैंगिक जनन होता है ना उनमें निश्चित रूप से क्या होता है, मियोसिस होता है। और फिर इस तरह का अलैंगिक जीवों में, अलैंगिक जननिक जीव, जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए बोल देती हूँ, प्रोकैरियोट्स, जिनमें केवल अलैंगिक जनन ही होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है। वो बैक्टीरिया वाला प्रिमिटिव ट्रांसफर है, ध्यान रखना है ना, तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वो सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन है, तो उनमें नहीं होता। तो इसका मतलब ये क्या है, सभी सही है, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट आ जाइएगा, ये है क्वेश्चन नंबर 14 किसका, डीपीपी थर्ड का। ये कह रहा है प्लॉइडी ऑफ ओवरी, देखो ध्यान से रखना, प्लॉइडी मतलब कि जैसे अगर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड जीनोम, जैसे अपनी बॉडी में 23 है वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम यानी एक जीन का एक ही फॉर्म प्रेजेंट है। अब मेल और फीमेल दोनों आ गए तो डिप्लॉइड हो गए। अब इसका मतलब वो अगर पॉलीप्लॉइड है 3 and 4 है ना, तो वो सब के सब एबनॉर्मेलिटी है, वरना क्या होता है N 2N और 3N सिर्फ एक में ही एंजियोस्पर्म के एंडोस्पर्म में, तो नेचुरली तो यही कंडीशन होती है। अब आओ जरा देखो ये क्या कह रहा है, ओवरी, ओवरी खुद तो बेटा 2N ही होती है, एंथर जब कहेंगे तो 2N ही होगा, लेकिन एग क्या है, फीमेल गैमेट है, एग क्या है, फीमेल गैमेट है, इसलिए क्या होगा N। फिर पॉलन, पॉलन का मतलब पॉलन ग्रेन है, तो वो तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद होता है, इसका मतलब वो क्या होगा N। मेल गैमेट, गैमेट ही हो गया तो इनवेरिएबली N ही होंगे। और फिर जाइगोट क्या होगा, तो आपको पता है ये तो मेल और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से होता है, तो वो 2N। तो ये ऑप्शन किस में बैठता है, देखो 2N 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 फिर N N N N N N 2N। वाह क्या बात है, मजे से अपना आप ही हाथ इधर ही गया है ना, तो ये थर्ड आंसर अपना सही हो गया। चलिएगा नेक्स्ट, डीपीवी 4 का 10th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, इफ लीफ सेल हैज, देखो ध्यान से रखना, लीफ सेल मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है ना, अगेव जो कि किसका मेंबर है अपना, अगेव तो लिलियेसी का मेंबर है, तो मतलब एंजियोस्पर्म प्लांट है मेरे कहने का मतलब है ना, तो उसकी लीफ मतलब सोमेटिक सेल में क्या है, ये कह रहा है X नंबर क्रोमोसोम। अब आप ना X को N और 2N से मत मानो, ये तो कोई एक संख्या बता रहा है कि X नंबर, X संख्या है कोई, तो X नंबर क्रोमोसोम है, देन विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेल ऑफ इट्स बल्बिल। देखो बल्बिल को देख के डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बल्बिल भी आप होता है वेजिटेटिव प्रोपागेशन में भाग लेती है। तो बल्बिल क्या होती है अपने, मॉडिफाइड, क्या होता है, मॉडिफाइड जो है फ्लोरल बड होती है, ध्यान रखना फ्लोरल बड बोला है मैंने, कोई गैमेट नहीं बोला है। तो यहाँ पर अभी पीछे क्वेश्चन में किया था जब एंथर और वो भी ओवरी भी 2N है, तो वो ये भी तो 2N है, तो यहाँ इसने एक संख्या दी X, तो यानी सोमेटिक सेल में X है, तो ये भी सोमेटिक स्ट्रक्चर ही है, फ्लोरल बड बनी है, अभी तक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट तो नहीं बना,
तो इसमें भी संख्या क्या होगी, x ही होगी। समझ में आ गई? क्योंकि बच्चा क्या करना शुरू कर देता है, यहाँ x/½ करना शुरू कर देता है। ये कहता है ये x है तो इसका मतलब इसमें आधी होगी ना, इसमें क्या होगी, x ही होगी, है ना। तो अगेव एंजियोस्पर्म प्लांट, इसकी पत्ती की कोशिका में क्या x गुणसूत्र है, तो इसकी पत्र प्रकलिका, ये पूरा नाम है, पत्र प्रकलिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, वो भी x ही होगी। ओके, चले हम आगे। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन, अगला DPP 4 का ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसमें ये कह रहा है स्टैमिनेट फ्लावर, स्टैमिनेट और पिस्टिलेट आपको पता है ना, आपको अच्छे से पता है बेटा कि फ्लावर है ना, सेक्सुअलिटी के बेस पर 2 टाइप के होते हैं, बाई सेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल। बाईसेक्सुअल मतलब क्या कहूँ मैं, जिसमें एंथर और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो, एंथर और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो, यानी नर संरचना और मादा संरचना दोनों प्रेजेंट हो। और यूनिसेक्सुअल का मतलब क्या होगा, आइदर एंथर और जो है पिस्टिल। अब यदि फ्लावर में एंथर प्रेजेंट हो केवल, है ना, नर संरचना हो, तो उसको कहते हैं स्टैमिनेट फ्लावर। क्या कहते हैं, स्टैमिनेट फ्लावर। और अगर केवल पिस्टल हो तो उसे क्या कहते हैं, पिस्टिलेट फ्लावर। ठीक है, पिस्टिलेट फ्लावर कहते हैं। समझ में आ गई? तो ये भी तो क्या कह रहा है, स्टैमिनेट फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा, नर संरचना ही करेगा, है ना। तो अब देखो एग थोड़ी प्रोड्यूस करेगा, क्योंकि ये तो नर पुष्प है, तो एग नहीं करेगा। फ्रूट भी नहीं करेगा, क्योंकि नर पुष्प में फ्रूट नहीं बनता, मादा पुष्प में फ्रूट बनता है। जैसे खीरे का होता है ना, खीरा वाला याद करते हैं ना अपने, कि वहाँ फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, तो जो फीमेल फ्लावर है वहाँ जाकर ओवरी है, ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होगी, तो इसका मतलब एंथ्रोजोइड, है ना। तो ये तो एंथ्रोजोइड, एक्चुअल में एंथ्रोजोइड देखकर बच्चे थोड़ा सा सोचते हैं कि एंथ्रोजोइड यहाँ क्या आ गया। तो आप ये बोले एंथ्रोजोइड मतलब क्या होता है, मेल गैमेट है। हालांकि ये टेक्निकली अगर मानेंगे हम तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रोजोइड वर्ड का मतलब क्या होता है, मोटाइल मेल गैमेट हो जाता है। पर ये जान के इसीलिए लिया है आपको, ये क्वेश्चन भी इसीलिए मैंने लिया है ताकि इस गलती को भी हम सुधार सकें। एक्चुअल में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, मेल गैमेट लिखेंगे, ये लिख दिया मैंने ना, मेल गैमेट लिखेंगे, मेल स्ट्रक्चर है। ओके, तो ध्यान रखेंगे, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, ये DPP 4 का 13 नंबर क्वेश्चन। ये कह रहा है इन मोनोग्राफ ग्राफ्टिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, है ना। मोनोकॉट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं। ग्राफ्टिंग किसको कहते हैं बेटा, ग्राफ्टिंग माने एक कोई प्लांट है उसका तो हमने क्या ले लिया, स्टॉक ले लिया, है ना। और स्टॉक से क्या होती है, रूट सिस्टम डेवलप होता है ना। और दूसरा किसी सेम जीनस का भी ले सकते हैं, दूसरे जीनस का भी, सेम स्पीसीज का भी ले सकते हैं, दूसरे स्पीसीज का भी, है ना। तो उसको यहाँ से क्या किया अपन ने, ऐसे ऑब्लिक सा काट लिया इसको, है ना। ये हमने एक स्टॉक लिया जिसको ऑब्लिक काटा, दूसरा कोई प्लांट था उसका इसी पैटर्न से काट के और यहाँ पे लगाया, ये देखिए यहाँ पे लगाया, है ना। और ये क्या हो गया, सियोन। बच्चे को ऐसे थोड़ा याद नहीं रहता तो ध्यान रखना, सियोन सिर ऊपर होता है, ठीक है। और ये देखो स्टॉक नीचे होता है। तो स्टॉक रूट सिस्टम डेवलप करेगा और सियोन क्या डेवलप करेगा बच्चे, सूट सिस्टम डेवलप करेगा। और ये क्या करेगा, रूट सिस्टम डेवलप करेगा। तो हम डिफरेंट स्पीसीज के अगर कोई फ्लावरिंग प्लांट को मिक्सअप करना हो तो मैं ऐसे कर सकते हैं, बट कंडीशन है क्या अप्लाई है, इसमें भी कैम्बियम होनी चाहिए, क्योंकि वो सेल क्या करेगी, डिवाइड और डिवाइड होकर अनडिफरेंशिएटेड सेल बनाएगी, यानी कैलस बनाएगी। फिर ये फ्यूज होंगे, तब जाकर एक कॉमन प्लांट, यानी कि इस टाइप से एक नया प्लांट ऐसे डेवलप हो जाएगा जो कि दोनों का मिक्सिंग होगा। तो क्या होना जरूरी है, कैम्बियम होना जरूरी है। और कैम्बियम किस में होता है, डाइकॉट प्लांट में, डाइकॉट स्टेम में, है ना। तो डाइकॉट स्टेम में जो वेस्कुलर बंडल रिंग में अरेंज होते हैं और उसमें कैम्बियम भी होता है, तब ही ग्राफ्टिंग पॉसिबल होती है। क्योंकि कैम्बियम क्या बनाती है, ऐसे अनडिफरेंशिएटेड सेल जिसे कैलस कहते हैं वो बनाती है, फिर वो फ्यूज हो जाती है, तब जाके उसमें मिक्सिंग ऑफ द सेल होकर ये कॉमन एक प्लांट तैयार होता है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह रहा है, इम्पॉसिबल, ये कह रहा है मोनोकॉट ग्राफ्टिंग इम्पॉसिबल, दे लैक, क्योंकि उसमें ये अभाव होता है, इनका अनुपस्थित कहते हो या अभाव। तो क्या अनुपस्थित होती है, कैम्बियम।
वेस्कुलर बंडल तो होते हैं पर कैम्बियम नहीं होती। इसका मतलब ये क्या होगा आंसर, ये मानो फिर भी देखो सारा पढ़ना है। ग्राउंड टिश्यू का लेना देना नहीं है और पैरेन्काइमा का भी कोई लेना देना नहीं। बच्चे इसमें डाउट करते हैं इसमें कि संवहनपुल, पर संवहनपुल तो है पर ऐधा नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला होगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन क्या है, 18th नंबर क्वेश्चन। देखो ये वापस वही क्वेश्चन आ गया है इसी टाइप का, ग्राफ्टिंग ऑफ सियोन, इसीलिए कंटिन्यूस में ये लिया था ताकि आपको ध्यान रहे। अब आप सीधा साधा आंसर निकाल देंगे, अभी पीछे क्वेश्चन आया था उसी का था, है ना। तो ग्राफ्टिंग ऑफ सियोन में सियोन क्या बनाता है, सूट सिस्टम। क्या बनाता है, सूट सिस्टम। तो इसको डायरेक्ट देखते ही आंसर हो गया हमारा, ठीक है। प्ररोह तंत्र ग्राफ्टिंग में बनाता है। नेक्स्ट आ जाइएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, इंटरनल बड, है ना। इंटरनल बड, देखो एक बात आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए, बड मतलब एक्स्ट्रा ग्रोथ होती है ना, एक्स्ट्रा ग्रोथ। अब हालांकि एनसीईआरटी से अलावा वर्ड आई है ना, क्योंकि बड में 2 जगह अपन ने याद की थी। देखो बड अपन ने 2 जगह याद की थी, कहाँ से, हमने कहा कि बड का मतलब मैंने क्या बोला, एक्सेस में ग्रोथ होती है उसे हम बड कहते हैं। अब एनसीईआरटी में तो एक ही बात लिख रखी, एक्सटर्नल बड वाले एग्जाम्पल दे रखे हैं, है ना। कौन से वाले एग्जाम्पल दिए जरा याद करना है आपको। इंटरनल बड मना क्या करना है अपने को, किस में करना है अपने को, जेम्यूल में। फिर कहीं हो गया, इसमें क्या करेंगे अपने, जेम्यूल आंसर करेंगे। प्लीज कट करना है इसको और वापस मैं शुरू कर रही हूँ, तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बोर्ड डिस्टर्ब हो गया था, तो मर्ज करते समय ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। थैंक यू सर। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है इंटरनल बड इन स्पॉन्जिला, है ना। तो हम ये कह रहे हैं कि बड का मतलब होता है एक्स्ट्रा ग्रोथ, ठीक है। एक्स्ट्रा ग्रोथ माने बॉडी में जो ग्रोथ होनी उससे एक्स्ट्रा बाहर हो। अब अगर बाहर की तरफ ग्रोथ है तो एक्सटर्नल ग्रोथ हो जाएगी, और बॉडी के अंदर हो रही है तो इंटरनल ग्रोथ हो जाएगी, है ना। तो एक्सटर्नल ग्रोथ का एग्जाम्पल अपन ने क्या लिया था, याद है तो आपको, एक तो यीस्ट लिया था, यीस्ट में बडिंग थी, और दूसरा कौन सा एग्जाम्पल लिया था अपन ने, हाइड्रा लिया था। तो ध्यान रखना ये तो थी एक्सटर्नल बड। अब हम बात कर रहे हैं इंटरनल, तो जो एनसीईआरटी में जो जेम्यूल लिखा हुआ है स्पॉन्ज में, है ना, तो वो क्या हो रहा है, बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है और उसी के अंदर स्पोर बन रहे हैं, है ना, जिसे आर्कियोसाइट भी कहते हैं। तो वो क्या होती है, जेम्यूल कहलाती है। जो याद है अपना को, देखो ये ऐसे टाइप का, है ना। तो ये जेम्यूल, ये जो है ना, इससे 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो लेबलिंग का क्वेश्चन भी बनता है, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये ऐसा कोट बना लेते हैं जिसमें स्पाइक्यूल्स होते हैं ना। और दूसरा इसके अंदर जो सेल बनती है उसको क्या बोलते हैं बच्चे, आर्कियोसाइट कहते हैं। अब अनफेवरेबल में तो ये हुई थी, लेकिन फेवरेबल में क्या होती है, ये बाहर जाकर क्या होती है, जर्मिनेट होती है और वापस नया स्पॉन्ज बनाएगी, न्यू ऑर्गेनिज्म बनाएगी, है ना। इसका मतलब, मैं कहने का मतलब ये है कि जेम्यूल का वर्ड बोलेंगे वो भी सही है, इंटरनल वर्ड बोलेंगे तब भी सही है, और ये आर्कियोसाइट जो है वो बाहर आकर एक किसकी तरह काम कर रही है, स्पोर की तरह काम कर रही है। इसका मतलब स्पोर फॉर्मेशन में भी ये दे सकता है, बट प्रायोरिटी पर आंसर एनसीईआरटी करना है, ठीक है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट देखिएगा। डीपीवी 5 में इंटरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस एंड एसोसिएटेड विद बिहेवियरल एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखो क्या कहना चाह रहा है, ये कह रहा है ऐसा इंटरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, है ना, कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इसके रिप्रोडक्शन प्रोसेस और इससे एसोसिएटेड बिहेवियरल एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं। इसका एग्जाम्पल आप बहुत ही शानदार एग्जाम्पल मैमस में काऊ और बफेलो वगैरह ले सकते हैं, है ना। तो वो एक निश्चित सीजन में अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं, और फीमेल
जो है कुछ विशेष ऐसी एक्टिविटी करती है, आवाज़ें निकालती है जैसे काऊ वगैरह, तो वो अपने मेल को साइन करती है ब्रीडिंग बिहेवियर के लिए। तो इसका मतलब एनवायरमेंटल कंडीशन भी रेस्पॉन्सिबल है और उसकी बॉडी में होने वाला हार्मोनल चेंज भी इसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये यही कह रहा है ना, कि इंटरेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर, कौन से फॉलोइंग के इंटरेक्शन है जो उसको रिप्रोडक्टिव प्रोसेस और उससे रिलेटेड बिहेवियर एक्सेप्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ओनली हार्मोन नहीं, ओनली एनवायरनमेंट नहीं, दोनों हैं। फोटोसिंथेटिक एफिशिएंसी का यहाँ कोई रोल नहीं है, ठीक है। तो ये बोथ 1 and 2, ओके। इसी का हिंदी है, देखो, निम्न में से कौन से कारकों के बीच परस्पर क्रिया से जीवों की जनन क्रिया और व्यवहारिक अभिव्यक्तियों को नियंत्रित किया जाता है ना। तो कौन से हो गए, हार्मोन भी होते हैं और पर्यावरणीय कारक भी होते हैं। इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे, दोनों आंसर हो जाएंगे, ओके। चलिएगा नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन है DPP 5 का 18th नंबर क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, देखो, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जरा गौर से देखना आपको पता है क्या, लाइफ साइकिल 3 टाइप की होती है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल और हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। याद करने का बहुत ही बढ़िया तरीका है, देखो क्या, जो मेन प्लांट बॉडी जिसकी हैप्लॉइड होती है और जिसमें क्या होता है, जाइगोटिक मियोसिस होता है, उनकी लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक, ठीक है, जैसे मोस्ट ऑफ एल्गा। अब डिप्लॉन्टिक माना जिसकी मेन प्लांट बॉडी डिप्लॉइड और जिसमें गैमेटिक मियोसिस होता है ना, उसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है, डिप्लॉन्टिक, जैसे कि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। इसमें कौन आए थे, एल्गा, ठीक है। अब आता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक की समस्या है। ये आपको पता है 2 में होती है, किसमें, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। अब ब्रायोफाइटा की मेन प्लांट बॉडी N होती है, उसमें गैमेट बनेंगे तो NN गैमेट बनेंगे, फिर जाइगोट बनेगा। जाइगोट में इमीडिएट मियोसिस नहीं होता, वो क्या बनाता है, पहले स्पोरोफाइट बनाता है, फिर स्पोर मदर सेल में मियोसिस होता है। तो लाइफ साइकिल याद आ रही है। देखो अब क्या हो रहा है, ये कह रहा है इन हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शोइंग प्लांट फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज, इसमें पहला जाइगोट में पहला डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस, मियोसिस, एमाइटोसिस और फ्री न्यूक्लियर। आप अभी बोला था मैंने कि पहला क्या होगा, माइटोसिस, क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, N है ना, गैमेटोफाइट। उससे क्या बन गए, मेल गैमेट फीमेल गैमेट, फ्यूजन हो गया, बन गया जाइगोट, है ना। इसमें क्या होंगे, कंटिन्यूस माइटोसिस, कंटिन्यूस माइटोसिस। इससे क्या बनेगी जनरेशन, स्पोरोफाइट जनरेशन बनेगी, है ना, स्पोरोफाइट जनरेशन। इसमें बनेगी स्पोर मदर सेल और उसमें होगा मियोसिस। मियोसिस को क्या कहते हैं, रिडक्शन डिवीजन, और उससे वापस गैमेटोफाइट तैयार होंगे। तब ये क्या होगी कि गैमेटोफाइट जनरेशन और स्पोरोफाइट जनरेशन बराबर रेस्पॉन्सिबल है इस लाइफ साइकिल के लिए, बराबर हिस्सा लेती हैं, तो इसे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहते हैं। क्लियर फंडा, पक्का, चलेगा। तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक के जीवन चक्र में युग्मनज में पहला विभाजन कौन सा होता है, समसूत्री, ठीक है। आगे बढ़िएगा, अगला देखो क्वेश्चन है हमारा 19th नंबर क्वेश्चन 19। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज वाइटल लिंक, देखो क्वेश्चन को गौर करना है अपना, वाइटल लिंक कौन सा, वाइटल लिंक ऑफ इंश्योर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी लाइफ साइकिल बनाई थी ना पीछे, मैं ये कह रही हूँ कि जैसे मान लिया फ्लावरिंग प्लांट है ना, फ्लावरिंग प्लांट जैसे एंजियोस्पर्म है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, फ्लावर डेवलप हुए, फ्लावर में क्या हुआ, मेल गैमेट फीमेल गैमेट डेवलप हुए, फिर क्या बना, जाइगोट बना, ठीक है। अब देखो ये जाइगोट ही ना डिवाइड होकर क्या बनाएगा, सीड, क्योंकि एम्ब्रियो बनाएगा, सीड का मतलब, और वो फ्रूट में होगा, और फिर फ्रूट से बाहर सीड डिस्पर्स होंगे, है ना, और सीड डिस्पर्स होकर फिर वापस जर्मिनेट होकर नेक्स्ट जनरेशन बनाएंगे। तो अब बताओ मेरे को बात कि इन दोनों बीच में जनरेशन कौन है, जाइगोट ही है।
क्योंकि यहाँ पर तो पिछली जनरेशन का हिसाब खत्म हो गया, अब ये नई सेल बन गई और ये सीड का जो है इनिशियल सेल कौन थी, जाइगोट। तो इसका मतलब जाइगोट जो है एक वाइटल लिंक है जो पिछली जनरेशन को अगली जनरेशन से जोड़ता है। समझ में आ गई, यानी कि उस स्पीसीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने के लिए जाइगोट एक वाइटल लिंक है। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संरचना एक जीवित कड़ी है जो कि जीव की एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाति की निरंतरता को सुनिश्चित करती है ना। तो प्लांट में सीड बनेगा एक प्लांट में, तभी तो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, लेकिन सीड की शुरुआत किससे होती है, जाइगोट से होती है। ठीक है, तो जो है कौन होगा इसका, जाइगोट। तो क्यों, गैमेट तो उसी प्लांट के थे, पिछले प्लांट के, एम्ब्रियो तो जाइगोट से बनता है, बात ये है। सेक्सुअल ऑर्गन तो वो मेल और फीमेल गैमेट के जो जिसमें डेवलप होते हैं वो होते हैं, है ना। तो नेक्स्ट आते हैं हम, देखो अगला क्वेश्चन है हमारा DPP 6 का 9th क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब, जरा आप बात को गौर करना, करेक्टली डिस्क्राइब द सिमिलरिटी बिटवीन एंजियोस्पर्म एग, है ना, और ह्यूमन एग, इनके बीच में सिमिलरिटी कौन शो कर रहा है। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है, सही बात ये है ना। ये कह रहा है एग ऑफ बोथ आर स्टेशनरी, दोनों के अंडे स्थायी है। यहाँ पर एक समस्या आती है, क्योंकि ह्यूमन का एग है ना वो बन के फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है, जबकि एंजियोस्पर्म का एग आपको पता है, अभी पीछे भी बनाया था मैंने कितनी बार, ये अगर ओव्यूल है ना, इस ओव्यूल में जो फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो से एग बनता है, वहाँ ये ओव्यूल फिक्स है, ये मूव नहीं करता है, जबकि ह्यूमन का फैलोपियन ट्यूब में मूव करता है। चलो एक बार देखते हैं, कथन सही समानता प्रदर्शित करते हैं। दोनों के अंडा स्थायी है, अब ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, ध्यान रखना। दोनों के अंडे जीवन में केवल एक बार ही बनते हैं, है ना। एग बोथ आर फॉर्म्ड, ये तो बिल्कुल ही गलत है, इसमें तो बात ही ना करो। सिनगैमी ऑफ बोथ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, ये बात एकदम सही है ना। दोनों में चाहे जो एंजियोस्पर्म में हो और चाहे हो, दोनों के जो है अंडे के जीवन में एक बार होता है, दोनों में युग्मनज का निर्माण निश्चित है, इसमें तो कोई डाउट की बात ही नहीं है ना। अब देखो बात आती है यहाँ कि बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, तो यहाँ पे अपने ये डाउटफुल है, एग्जैक्ट आंसर तो आपका ये है, सही आंसर तो यह है। लेकिन कई बार एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है ये, वहाँ पे डाउट कर देते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना, उसमें एग्जाम्पलर के क्वेश्चन में साफ साफ लिख रहा है केवल ये वाला सही कह रहा है वो, है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत ही डाउटफुल है, ध्यान रखेंगे कि क्यों मैंने इसको छोड़कर ये वाला आंसर सही किया है। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 14, है ना। फ्यू स्टेटमेंट रिगार्ड विद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे रहा है, तो उसको देखना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। ये कह रहा है द सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली गैमेटिक फंक्शन, है ना। क्या कहना चाह रहा है, अरे ये तो यहाँ तो गलत आ गई है आपके, ये इसकी हिंदी नहीं है, ध्यान रखना, ये गलती से आ गया है। ठीक है, आप इसको पढ़ेंगे प्लीज़, इसके लिए आप, ये इसकी नहीं है, ठीक है, 14th की नहीं है, 9th की हिंदी थी, दोबारा आ गई है, ये मिस हैंडलिंग हुआ है। चलो आप इसको पढ़िएगा, मैं इसकी हिंदी बता दूंगी हिंदी वाले बच्चों को। ये क्या कर रहा है, द फ्यू स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर गिवन बिलो, सिनगैमी एंड फर्टिलाइजेशन आर फ्रीक्वेंटली गैमेटिक फंक्शन। चलो अभी देखते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन, ये तो कन्फर्म है, इसमें तो डाउट की बात ही नहीं है। मियोसिस अकर ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी बात सही है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और रूल नहीं होता है, सवाल ही नहीं है, रूल तो है ही नहीं। ये थोड़ी इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी तो होता ही है ना, तो ये तो क्रॉस है ही है, इसको तो कर ही दो आप क्रॉस। ठीक है, अब आती है बात कि दोनों में से कौन सही है, दो ऑप्शन सही है। अब सिनगैमी एंड फ्रीक्वेंटली गैमेटिक फंक्शन नहीं होता है ना, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली इन्वॉल्व गैमेटिक फ्यूजन और मियोसिस ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर, है ना। तो हमारा सेकंड एंड थर्ड, ये देखो सेकंड एंड थर्ड वाला आंसर सही है। ठीक है, ये नहीं है बेटा, पिछले का है। ठीक है, आगे बढ़ा। अगला आओ, ये हमारा सेक्शन सेकंड शुरू हो गया है।
द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फ्यूजन, है ना। ये देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई बच्चों की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वर्ड मैं समझा रही हूँ, इसको आप बड़े गौर से देखना, मैं शॉर्ट में ही समझाऊंगी, चिंता मत करें। एक वर्ड होता है, देखो ध्यान रखना, जो रिप्रोडक्शन होते हैं ना उसके दो टाइप होते हैं, है ना। एक तो एम्फीमिक्सिस, अभी पीछे भी बात की थी मैंने, है ना, एम्फीमिक्सिस, और एक होता है एपोमिक्सिस। बात किसकी कर रही हूँ मैं, सीड फॉर्मेशन के तरीके की, है ना। एम्फीमिक्सिस का मतलब तो क्या होगा, मेल गैमेट क्रॉस फीमेल गैमेट होगा, तो ये तो नॉर्मल एम्ब्रियोजेनी है जो कि हम पढ़ते हैं। एपोमिक्सिस का मतलब क्या कर रहा है वो, कि सीड तो प्रोड्यूस होगा, सीड तो बनेगा, ध्यान रखना, पर एपो माने फार अवे, फार अवे, फार अवे किससे, मिक्सिंग से फार अवे। इसका मतलब मेल गैमेट क्रॉस फीमेल गैमेट नहीं होगा, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा, लेकिन सीड बनेगा। तो इसके ध्यान रखना है, ये एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं, एपोमिक्सिस के दो टाइप होते हैं। एक तो होता है स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक, स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, जिसे हम कहते हैं रिकरंट एपोमिक्सिस, रिकरंट एपोमिक्सिस। और दूसरा होता है बेटा गैमेटोफाइटिक, गैमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस, या जिसे कहते हैं नॉन रिकरंट एपोमिक्सिस। इसमें क्या होता है, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बिना कौन सी सेल एम्ब्रियो के फॉर्मेशन को कर सकती है। तो देखो स्पोरोफाइट है, इसका मतलब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, क्योंकि माइक्रो के तो छोड़ दो आप, मेगास्पोरोजेनेसिस के पहले कौन सी सेल हो सकती है, देखो या तो क्या हो सकती है, मेगास्पोर मदर सेल हो सकती है ना, और या दूसरी क्या हो सकती है, इंटेग्यूमेंट सेल और न्यूसेलस सेल। तो अगर इंटेग्यूमेंट और न्यूसेलस सेल से अगर एम्ब्रियो बनकर, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ध्यान रखना, न्यूसेलस की सेल डिवाइड और रिडिवाइड होगी, फिर अंदर की तरफ धंस जाएगी ओव्यूल में और फिर एम्ब्रियो बना लेगी, जो कि पॉली एम्ब्रियोनी का कारण बनेगी। याद आ रहा है ना, तो ये उसी की बात कर रहा है। तो इस वाले को हम देखो दो वर्ड देते हैं, एडवेंटिशियस एम्ब्रियोजेनी भी देते हैं, है ना, और एक और वर्ड ध्यान रखना है जो जरूरी है, इसे कहेंगे हम एपोस्पोरी। क्या कहेंगे, एपोस्पोरी। और ये जो इसको कहते हैं ना मेगास्पोर मदर सेल से, यानी 2n स्पोर से बन रही है, तो उसको हम कहते हैं डिप्लोस्पोरी। क्या कहते हैं, डिप्लोस्पोरी। समझ में आ गई। तो देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, एक वर्ड क्या आया आपको, डिप्लोस्पोरी, यानी किससे बनेगी, मेगास्पोर मदर सेल, नंबर 1। दूसरा क्या लिखना है अपने को, एपोस्पोरी। एपोस्पोरी किससे बनेगा बेटे, किससे बनेगा, इंटेग्यूमेंट से और या फिर न्यूसेलस से। चलो ये कौन सी हुई, स्पोरोफाइटिक एम्ब्रियोजेनेसिस कह सकती हो, या स्पोरोफाइटिक एपोमिक्सिस, ठीक है। दूसरा कौन सा है अपना, गैमेटोफाइटिक, यानी एन बनेगा। तो मियोसिस के बाद स्ट्रक्चर कौन से बनते हैं बच्चा, मियोसिस के बाद देखो, या तो अनफर्टिलाइज, ध्यान रखना, अनफर्टिलाइज एग सेल से, ठीक है, और या दूसरी एग सेल के अलावा से। तो एग सेल के अलावा क्या होती है, या तो एंटीपोडल सेल होती है और या फिर कौन सी होती है, सिनर्जिड होती है। तो जब एग सेल से कहते हैं तब तो इसको कहेंगे पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस, और इसको कहेंगे हम क्या कहेंगे, एपोगैमी। तो ये काफ़ी सारे बच्चों का प्रॉब्लम है। तो यहाँ पूरा तो मैं चार्ट बना नहीं पा रही हूँ, आपको ध्यान से रखना है कि एपोमिक्सिस के दो टाइप, स्पोरोफाइटिक या रिकरेंट, गैमेटोफाइट या नॉन रिकरेंट। रिकरेंट माने जब नॉर्मल लाइफ साइकिल वापस आ सकती है, 2n प्लांट ग्रो करेगा फिर नॉर्मल लाइफ साइकिल आ जाएगी, लेकिन उसमें तो क्या होगा, प्लांट ही एन हो जाएगा, तो वो सीड वाइबल नहीं होते, हैप्लॉइड होते हैं, उसमें मियोसिस हो जाता है। इसमें मियोसिस फर्टिलाइजेशन दोनों नहीं होते, उसमें मियोसिस होता है बट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। फिर इसमें कौन से होंगे आपको, डिप्लोस्पोरी, एपोस्पोरी, और उसमें कौन से होंगे, पार्थिनोजेनेसिस और एपोगैमी। क्लियर। अब देखो ये क्या कह रहा है,
एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन गैमेट इज टर्म्ड एज, फ्यूजन ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज एपोस्पोरी, एपोगेमी, आइसोगेमी, सिनगेमी। अब देखो आपको ये काट दो, ये काट दो। अब एपोस्पोरी नहीं कहेंगे क्योंकि इसने फ्यूजन ऑफ गैमेट वर्ड दे दिया है ना। विदाउट फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट इज टर्म्ड एज। अब दोनों बच्चे हैं देखो, एपोस्पोरी और एपोगेमी, तो इसमें आंसर ज़्यादा सही क्या होगा, एपोगेमी, क्योंकि इसने गैमेट तो बना दिया लेकिन फ्यूजन नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा वर्ड है। अगर मेगास्पोर मदर सेल कहता तो वो इंटेगुमेंट कहता तो वो क्या हो जाता, एपोस्पोरी हो जाता। चलेगा, नेक्स्ट आते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन एंथर कल्चर, है ना, एंथर का कल्चर कर रहे हैं, ध्यान रखना, मेल स्ट्रक्चर का। इन एंथर कल्चर एंड्रोगोनिक हैप्लॉइड प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द, अब ये टिश्यू कल्चर हो जा, लास्ट में देखा ना माइक्रो प्रोपागेशन, उस माइक्रो प्रोपागेशन में टेस्ट ट्यूब में अपने को मेल प्लांट को डेवलप करना है, तो इसका मतलब मेल स्ट्रक्चर ही डालना है। तो उसको में क्या डालते हैं हम, एंथर का पॉलन ग्रेन डालेंगे, तो वो पॉलन कल्चर भी कहलाता है, और उससे क्या बनेगा, हैप्लॉइड मेल प्लांट बनेगा। ठीक है, तो कैलस जिसका ग्रो करेंगे, यानी जो एक्सप्लांट डालेंगे ना, जो शुरुआत डालेंगे वही चीज़ बनेगी आगे जाकर। तो ये कह रहा है एंथर कल्चर इन एंड्रोजेनिक हैप्लॉइड, यानी कि परागकोश के संवर्धन में एंड्रोजेनिक अगुणित माने पॉलन ग्रेन किससे प्राप्त होते हैं, तो यंग पॉलन ग्रेन। कनेक्टिव सेल तो 2n होती है, एंथर टैपेटम ये भी 2n होती है, एंथर बाल ये भी 2n होती है, तो ये तो हैप्लॉइड कह रहा है ना, अगुणित पादप, तो यानी क्या होगा, यंग युवा परागकण होगा। ये तो 2n है, ये भी 2n है और ये भी 2n है, हैप्लॉइड नहीं है। ओके, तो ध्यान रखेंगे पक्का। अगला देखो, अगला है क्वेश्चन हमारा, मियोसिस टेक्स प्लेस इन, मियोसिस किस में होता है, ध्यान रखना है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्ट लेंगे। अब देखो मेगास्पोर, ये तो खुद ही बेचारा एन ही है, एन में थोड़ी मियोसिस होता है, 2n में मियोसिस, एन में माइटोसिस और मियोसिस दोनों हो सकते हैं, लेकिन मियोसिस केवल 2n में होता है। ठीक है, अब मियोसाइट एक्चुअल में ये टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखना। ठीक है, जिस भी सेल में मियोसिस होता है ना, जिस भी सेल में मियोसिस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मियोसाइट कहते हैं। जैसे सिंपल एग्जांपल लिखती हूँ, मेगास्पोर मदर सेल, है ना, प्लांट के लिए कह रही हूँ, है ना, माइक्रो स्पोर मदर सेल, है ना, और एनिमल में जैसे जनरली लेते हैं एग मदर सेल और स्पर्म मदर सेल, ये सब के सब क्या है, मियोसाइट है। मतलब जिसमें मियोसिस होगा वो मियोसाइट कहलाएगी। ठीक है, कोनेडिया तो आपको पता है स्पोर है, और जेमिल भी क्या है, इंटरनल बड है, तो इसमें मियोसिस नहीं होते। ये सब वेजिटेटिव दोनों एग्जाम्पल है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। अगला देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी, ध्यान रखना क्वेश्चन को बहुत गौर से देखना क्योंकि ये गलतियां होती है। आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजिलेटेड, आपने ये जो चैप्टर अपना प्लांट किंगडम वाला चैप्टर है उसमें एल्गी वाला जो दे रखा है उसमें ध्यान रखो एक बार, आइसोगेमी, एनाइसोगेमी और ऊगेमी। आइसोगेमी माने सिमिलर टाइप के गैमेट, है ना, जो बिहेवियरली और स्ट्रक्चरली सिमिलर हो, तो उसको आइसोगेमेट्स कहते हैं। ये आइसोगेमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे क्लेमाइडोमोनास में, और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं जैसे स्पाइरोगैरा में, है ना। तो स्पाइरोगैरा का देखो, जैसे ये प्लांट बनाते हैं, ये जैसे एक थैलस बनाती है स्पाइरोगैरा का, जिसमें कॉन्जुगेशन का एग्जाम्पल आता है ना। तो इसमें देखो ये गैमेटेंजिया बनी और इसमें गैमेट बने, ये गैमेट भी ऐसा है और ये गैमेट भी ऐसा है, दोनों देखो शक्ल में भी एक जैसे हैं और बिहेवियर में भी कैसे हैं, नॉन मोटाइल, है ना। तो ये क्या होंगे, ये मूव होकर इधर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, जाइगोट बनेगा। कॉन्जुगेशन मेथड ऐसे समझते हैं। अब देखो प्रायोरिटी पर आंसर तो क्या होगा, कौन सा होगा, आइसोगेमी। ये थोड़ा सा गड़बड़ है, विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। अगर आइसोगेमी न हो तो क्या कहेंगे, क्योंकि ये मोर एक्टिव है और ये लेस एक्टिव, तो उसमें हम क्या कर देते हैं, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी। क्या आंसर हो जाएगा, फिजियोलॉजिकल एन आइसोगेमी।
है ना, कार्य के रूप से असम युग्मजता। लेकिन यहाँ पर पहले से दे रखा है, इसका आइसोगैमी डायरेक्ट पूछ रहा है ना, तो इसमें किस में होता है, स्पाइरोगेरा। बेस्ट एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, बेस्ट एग्जाम्पल, क्योंकि सार्गेसम है, इसमें उगैमी, एक्टोकार्पस उगैमी, यूलोथ्रिक्स आइसोगैमी, है ना, पर फ्लैजिलेटेड आइसोगैमी। चले हम आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, द मेल गैमेट ऑफ राइस प्लांट, क्या कहना चाह रहा है ये, राइस प्लांट बोल रहा है, ध्यान रखेंगे आप, राइस प्लांट है 12 क्रोमोसोम, साफ दे दिया है इसने, 12 गुणसूत्र रखता है, ठीक है। तो ये कह रहा है देयर न्यूक्लियस द क्रोमोसोम नंबर ऑफ फीमेल गैमेट, जाइगोट एंड द सेल ऑफ सीडलिंग, साफ साफ दे रहा है एकदम, है ना। तो ये कह रहा है कि अगर मेल गैमेट के राइस प्लांट में 12 क्रोमोसोम है, और मेल गैमेट का मतलब क्या हो गया, ये खुद ही क्या होता है, एन होता है, गैमेट आपको पता है कि एन होते हैं, इसका मतलब ये क्या कह रहा है कि एन बराबर 12 है इसके, है ना। तो इसका मतलब ये मादा युग्मक, मादा युग्मक भी क्या है, युग्मक ही है। मेल गैमेट में जब 12 है तो निश्चित रूप से फीमेल गैमेट में भी क्या होंगे, एन ही होंगे और 12 ही होंगे। अब दूसरा युग्मनज क्या होता है, मेल गैमेट फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, तो इसका मतलब जाइगोट में क्या होंगे, जाइगोट में तो क्या होंगे 2n होंगे, इसका मतलब 12 दूना 24 होंगे, ठीक है। और वयस्क कोशिकाओं में, इसका मतलब नेक्स्ट वेजिटेटिव सेल में, तो वेजिटेटिव सेल में भी क्या होंगे, पता ही आपको 2n होते हैं और वो क्या होंगे 24 होंगे, है ना। तो इसका मतलब 12 24 24 कौन से हैं ये, 12 24 24, समझ में आ गई ना बात आपको, है ना। तो ध्यान रखना है, बड़े गौर से करना है, ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं पर फिर भी गलतियां हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप, ठीक। अगला डेथ, नेचुरल डेथ नहीं होती, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि रट के अपने अमीबा कर देंगे, अभी सही कर देंगे, है ना, पर ध्यान रखना सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा एंड बैक्टीरिया बिकॉज, है ना, ये कह रहा है कि सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जैसे अमीबा और बैक्टीरिया में नेचुरल डेथ नहीं होती है। इसका कारण क्या है, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, दे रिप्रोड्यूस बाइनरी फ्यूजन, पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग, दे आर माइक्रोस्कोपिक। देख मेरी बात सुनो, ये बात भी सही है, ये गलत नहीं है ना, क्योंकि पर सबसे बड़ी बात है ये एकदम सही है। अब क्या कहूँ मैं, जैसे मान लिया ये अमीबा है ना, ये बाइनरी फिशन करेगा तो ये क्या करेगा, पहले कैरियोकाइनेसिस करेगा एंड देन बाद में क्या करेगा, साइटोकाइनेसिस करेगा। तो कैरियोकाइनेसिस करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 न्यूक्लियस हुए। अब साइटोकाइनेसिस माने क्या होंगे, साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, तो जितना भी इसका साइटोप्लाज्मिक मैटर था वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका मतलब कोई मटेरियल तो डेथ की स्थिति में आया ही नहीं। मतलब मेरी बॉडी अगर एग्जैक्ट 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाए और 2 बॉडी इंडिविजुअल बन जाए तो मेरा पार्ट कोई डेथ तो हुई ही नहीं, मेरा जैसा साइटोप्लाज्म था वो केवल 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, ये मोर करेक्ट आंसर है, पेरेंटल बॉडी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑफस्प्रिंग, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना, जनक शरीर ही संतति में विभाजित हो जाता है, क्योंकि ये और ये में थोड़ा सा द्वंद रहता है कि मैं ये सही करूं, क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है, इसके द्वारा ये हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब असल में हो तो ये रहा है, इसलिए ये सही है, ठीक है, इसलिए इसको हम प्राकृतिक मृत्यु नहीं कहते हैं। चले हम नेक्स्ट है हमारा द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सूट टिप सेल ऑफ मेज प्लांट, ठीक है। ये दे रखा है इसमें साफ वैल्यू दे रखी 20 है ना। मक्के के पादप के प्रोसेस में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 20 है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन माइक्रोस्पोर मदर सेल एंड ऑफ द सेम प्लांट सेल भी उसी पादप की सूक्ष्म जीवाणु नहीं, हाँ ये करना था क्या कहते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये सूक्ष्म नहीं करना था, लघु बीजाणु। अच्छा ये आपके डीपीपी में गलतियां हैं, ध्यान रखना, इसको करेक्शन कर लेना। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या क्या होगी, तो देखो एक बात सुनो, मक्की का प्ररोह शीर्ष है, इसका मतलब वो क्या है, 2n है ना।
तो इसने कहा है कि भाई 2n बराबर 20 है। तो अब लघु बीजाणु मात्र कोशिका है बेटा, इसका मतलब लघु बीजाणु n होता है, ध्यान रखना, लघु बीजाणु मात्र कोशिका नहीं होती। साफ साफ लिखा है माइक्रोस्पोर मदर सेल, ये क्या होती है 2n और ये भी क्या होती है 2n, ठीक है। तो इसका मतलब माइक्रोस्पोर मदर सेल भी, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी क्या होती है 2n ही होती है। इसका मतलब संख्या क्या होगी इसकी भी 20 ही होगी, है ना। तो आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिएगा अपना, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2-3 डाल रखे हैं तो उसको भी गौर करेंगे आप। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। बैम्बूसा डिफर फ्रॉम स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना इन लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज एंड बीइंग मोनोकार्पिक। देखो ये कह रहा है कि बैम्बूसा और स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना जो है वो उसकी लेंथ ऑफ जुवेनाइल फेज माने किशोरावस्था में ये थोड़ा भिन्न है, लेकिन साथ में मोनोकार्पिक भी है। तो ये बात तो सही है ना। अगला क्या कह रहा है, द एंड ऑफ जुवेनाइल वेजिटेटिव फेज ऑफ एंजियोस्पर्म सीन व्हेन दे कम फ्लावर। ये बात भी आपको अच्छे से पता है, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है कि एंजियोस्पर्म की वेजिटेटिव फेज का एंड होना किससे शो होता है, जब उसमें फ्लावर शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा ये बात तो रिपीट ही हो गई। देखो जाइगोट इज वाइटल लिंक दैट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज बिटवीन जनरेशन आफ्टर, ये तो पीछे भी आया था। अब आ जाओ मेजर एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ना 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 ना, ये क्या करा, ऑफ स्प्रिंग ऑफ वुलनरेबल टू प्रीडेटर। ये कह रहा है कि ये एडवांटेज है इसकी, नहीं भाई एडवांटेज नहीं है, डिसएडवांटेज है ना। तो ये बात भी सही थी, ये बात भी सही थी, ये बात भी सही थी। तो ये अपने को ढूंढना क्या है, इनकरेक्ट। हमेशा उसको टिक लगाओ कि ढूंढना क्या है उसको, है ना। तो उस बात को आप विशेष गौर कीजिएगा। देखो इसकी हिंदी आ गई है, ये असत्य कथन का चयन कीजिए, है ना। स्टेटमेंट बड़े होते हैं ना तो हिंदी दोबारा बाद में आती है। तो ये कह रहा है बांस और स्ट्रोबाइलेंथस कुंथियाना, जिसे नीला कुरेंजी भी कहते हैं ना, नीला कुरेंजी ब्रैकेट में डाला गया, इसकी किशोरावस्था की लंबाई के आधार पर भिन्न है, क्योंकि आपको पता है बांस की तो 50 से 100 साल है, नीला कुरेंजी की 12 साल है ना। जबकि है दोनों मोनोकार्पिक। मोनोकार्पिक माने एक जीवन काल में एक बार ही फ्लावर करते हैं, फिर फ्रूटिंग पड़ते हैं, फिर डेथ हो जाती है, तो उसको मोनोकार्पिक कहते हैं। फिर आवृत बीजी में किशोरावस्था कायिक अवस्था के अंत में पुष्प प्रदर्शित करते हैं। ये किशोरावस्था बंद हो गई कब कहते हैं, जब वो पुष्प देना प्रारंभ कर दे। बात सही है। युग्मनज योजक कड़ी, ये तो पीछे भी हो चुका है। अब बाह्य निषेचन का मुख्य लाभ नहीं है बेटा, इसकी क्या है, ये हानि है ना। तो इसलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसने असत्य कथन का चयन करने को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट चलेगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ये देखो नेक्स्ट कह रहा है रोज प्लांट है ना, गुलाब का पुष्प, गुलाब का पादप है, वो बहुत ही बड़े अट्रैक्टिव फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर भी उत्पन्न करता है, लेकिन फिर भी ये कभी कभार ही फ्रूट बना सकता है। तो आखिर इसकी फ्रूट की फेल्योरनेस क्यों है, क्यों फ्लावर से फ्रूट नहीं बन पाते हैं, जबकि फ्लावर बहुत बड़े हैं, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, लेकिन कुछ कमियां होती हैं इसमें, है ना। फ्लावर तो बड़े हैं लेकिन मेल गैमेट नहीं बन पा रहा है, फीमेल गैमेट बनता है तो डेथ हो जाती है, ओव्यूल बनता है तो एबॉर्ट हो जाता है, या फिर ओव्यूल और मेल भी करेक्टर बन गया है, लेकिन यहाँ जब ट्रांसफर होता है पॉलिनेशन के दौरान तो यहाँ कुछ स्ट्रक्चरल बैरियर्स आ जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, वो मेल और फीमेल गैमेट मेल गैमेट फीमेल गैमेट तक पहुँच नहीं पाता है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो बहुत सारे करेक्टर होते हैं जिसे हम सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी भी कहते हैं, तो सेल्फ स्टेरिलिटी भी कहते हैं। तो ये बहुत सारे करेक्टर हैं जो रोज में होते हैं, जो फ्लावर होने के बावजूद भी फ्रूट फॉर्मेशन नहीं कर पाता। इसीलिए आप देखो रोज में स्टेम कटिंग वाला मेथड आता है ना। तो देखो ये क्या कह रहा है, गुलाब के पादप बड़े आकर्षक द्विलिंगी होते हैं लेकिन पुष्प उत्पन्न नहीं कर सकते। इनका कारण क्या है, रोज प्लांट मे नॉट प्रोड्यूस वाइबल पॉलन ग्रेन, ठीक है। गुलाब के पादप हो सकता की बात कर रहा है कि उत्पन्न नहीं कर सकता, ये बात सही है कि शायद ये कारण है कि ये उत्पन्न नहीं कर सकता। दूसरा क्या कह रहा है, देयर मे बी सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, हो सकता है इसमें स्वनिश्चितता स्वपूर्णता ही ना हो, ठीक है। फिर प्लांट में है एबॉर्टिव ओव्यूल, ओव्यूल बनता तो है पर जल्दी ही गिर जाता है। तो ये सब के सब कारण हैं कि
रोज का फ्लावर अट्रैक्टिव लार्ज साइज होने के बावजूद भी फ्रूट डेवलप नहीं कर सकता है। अब देखिएगा नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन ये कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मैच, है ना, करेक्ट मैच को करना है। ये कह रहा है जैसे आपने याद किया था बाइनरी फिशन के कई सारे टाइप थे, याद है ना आपको? कौन सा वाला बाइनरी फिशन के कितने टाइप थे? बाइनरी फिशन के ट्रांसफर बाइनरी फिशन भी होता है ना, लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिशन भी होता है, ऑब्लिक बाइनरी फिशन भी होता है और इर्रेगुलर बाइनरी फिशन भी होता है। अब ट्रांसफर किस में होता है याद हो तो? पैरामीशियम, है ना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, और बैक्टीरिया, है ना, डायटम्स, इसमें क्या होते हैं? ट्रांसफर मतलब ये देखो ऐसे। तो साइटोकाइनेसिस का एंगल क्या होता है उसको कहते हैं ट्रांसफर। अब लॉन्गिट्यूडनल युग्निला वा याद करो, युग्लिना ऐसे बनाते हैं ना डायग्राम, ये देखो यूं। तो क्या हो रहा है, ये सेल फ्लो ऐसे लॉन्गिट्यूडनली बन रही है ना। ऑब्लिक कौन सा होता है? सिरेटियम, थोड़ा रफ डायग्राम बना रही हूँ तो ये सिरेटियम में ऑब्लिक होता है। और इर्रेगुलर किस में होता है? अमीबा में होता है ना। ये क्या पूछ रहा है? लॉन्गिट्यूडनल पैरामीशियम में नहीं, पैरामीशियम में क्या होता है? ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब ये वाली बात तो गलत है। ये पूछ किसको रहा है? करेक्ट को पूछ रहा है। तो ये इसको मैं काट दूँ। इंसिस्टमेंट इन अमीबा अनफेवरेबल में होती है बेटा, इंसिस्टमेंट। स्पोरुलेशन तो होता है फेवरेबल में, अमीबा में है ना प्रोसेस मल्टीपल फिशन के समय, तो स्पोरुलेशन तो होता है फेवरेबल में और इंसिस्टमेंट होता है अनफेवरेबल में। तो इसका मतलब ये बात भी गलत। हैन सीजनल ब्रीडर है। अभी पीछे क्वेश्चन आया था, ये जो मुर्गी पूरे साल अंडे देती है वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, वास्तव में बर्ड जो होते हैं वो सीजनल ब्रीडर होते हैं, है ना। तो ये बात सही है इसकी, समझ में आ गई। और रेड एल्गा, रेड रोडोफाइसी में एनाइसो नहीं होती बेटा, क्या होती है? उगेमी होती है, समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? मुर्गी वाला मौसमी प्रजनक वाला आंसर सही है, ठीक है। अब देखिएगा ये हमारा जो है एंड हो चुका है। तो मेरे ख्याल में ये कुछ क्वेश्चंस लिए थे हमने, हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन हम यहाँ नहीं ले पा रहे, लेकिन काफ़ी सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में से कुछ मिसकॉन्सेप्ट या कुछ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है वो लिए जाए। तो मेरे ख्याल में आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर ये क्वेश्चन समझ में आते हैं तो हमारे सिंथेसिस के YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप ज़रूर इनबॉक्स में लिखिए कि ये चीज़ हमें क्लियर नहीं हुई है। थैंक यू, ओके।